तो अमित चौधरी बोलता है कि अभी तो एक को पीटा है, अब 10 को पीटूंगा, 10 बार पीटूंगा। वो क्रिकेट खेल रहे थे तो एम्पायर के कुछ डिसीजन के कारण एक ओम प्रकाश जाट जो इन्हीं के समाज बंधु है उसके उसने चाकू मारा। तो इसकी जो पूरी हिस्ट्री अगर हम खंगालते हो तो एक आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मैं आज फिर से बात करूंगा नरेश मीणा और एसडीएम के बीच में जो विवाद हुआ था, थप्पड़ कांड मामला हुआ था, उस मामले को लेकर के 13 तारीख को थप्पड़ कांड मामला हुआ था और दूसरे दिन नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई थी। 13 तारीख से लेकर के आज तक काफ़ी अपडेट आए हैं। गौ सिस्टम सुप्रीमो रिंकू मीणा जी मौजूद हैं, तमाम जानकारी इनसे लेंगे। नमस्कार रिंकू जी। नमस्कार जितेंद्र जी। चैनल के जो भी दर्शकगण हैं उनको सबको धन्यवाद, आभार। रिंकू जी, अपन बात करेंगे 13 तारीख को थप्पड़ कांड मामला हुआ था एसडीएम और नरेश के बीच में। उस थप्पड़ कांड मामले को लेकर बात करते हैं। अमित चौधरी है जिनकी काफ़ी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? जिस दिन अमित चौधरी के थप्पड़ मारा था उस दिन अमित चौधरी एक हीरो की तरह उभरा था और विलेन के रूप में उभारा था नरेश मीणा को। लेकिन 13 तारीख से और आज तक जब सारा घटनाक्रम सब लोगों ने देखा तो आज हीरो नरेश मीणा है इस पिक्चर में और विलेन के रूप में है जो अमित चौधरी है। क्योंकि अमित चौधरी की हकीकत पहले जनता को पता नहीं था, तो जैसे जैसे उसकी हकीकत लोगों के सामने आती गई, लोगों को जब पता चला कि मैं एक दलित परिवार के साथ में अपमानित भाषा में उसको जो गैर संवैधानिक ऐसे शब्दों में उस दलित परिवार को अशोभनीय भाषा कहते हैं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उसके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, उसको एपीओ की उसको वो किया जाता है सस्पेंड वहाँ से। इसके अलावा फिर उसका देखा तो एक वीडियो और आया अभी दीपावली बाद का जस्ट अभी, तो उसमें वो ऐसे राजाशाही की तरह ठाठ से बैठा हुआ है और 2-4-10 परिवार के लोग जो ग्रामीण परिवार के लोग जो विवाद को लेकर जो किसान परिवार के लोग हैं वो उनसे अपने किसी ज़मीन को कारण बस एसडीएम साहब के पास में आए थे। तो उससे पहले एक किसान को उन्होंने पीटा, तब उन्होंने शिकायत की। तो अमित चौधरी बोलता है कि अभी तो एक को पीटा है, अब 10 को पीटूंगा, 10 बार पीटूंगा। ये कैसी सोच का लोग है। फिर उसकी और हिस्ट्री हमने देखी, लोगों ने देखी। तो जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे तब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो एम्पायर के कुछ डिसीजन के कारण एक ओम प्रकाश जाट जो इन्हीं के समाज बंधु है उसके उसने चाकू मारा। तो इसकी जो पूरी हिस्ट्री अगर हम खंगालते हो तो एक आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। फिर एसडीएम कैसे बन गया सर? अपराधी है तो फिर ये वही तो सवाल उठता है ना। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं, पूरा राजस्थान का युवा मांग करता है, इस एसडीएम की पूरी जांच होनी चाहिए कि यह नौकरी लगा है तो कैसे लगा है, जब इतनी एफआईआर इसके ऊपर दर्ज है, क्राइम कर रखा है, इसने क्राइम कर रखे हैं। और दूसरी बात, यह कहीं जो डोटास राजी है उसकी गैंग का सिपाही तो नहीं है कहीं जो फर्जी तरीके से इन्होंने काफ़ी नौकरी लगवाई थी। तो कहीं जांच होनी चाहिए, राजस्थान सरकार को जांच करवानी चाहिए, भजनलाल सरकार को, इस विषय में कि यही कहीं फर्जी तरीके से तो नौकरी नहीं लगा है। डोटासरा को लपेटा में ले रहे हो सीधा सीधा? बिल्कुल। उन्होंने कांग्रेस सरकार में उन्होंने पूरे अपनी फैमिली के लोगों को, कोई किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया, नाती का बाड़ा बना दिया उन्होंने। तो डोटासरा परिवार ने तो क्या क्या नहीं किया। राजस्थान के युवाओं के साथ कुटाराघात किया, पेपर लीक किए, अपने पूरे रिश्तेदारों को वहाँ पर सेट कर दिया, तो सवाल तो उठेंगे। वहीं हनुमान बेनीवाल की बात करते हैं, जो पाली में जो हत्याकांड होता, उस मामले में जो सभा की गई थी, उस दौरान हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया था कि नरेश मीणा ने जो काम मेरे को करने चाहिए वो काम नरेश मीणा ने किया। अभी तो एक थप्पड़ मारा है, 3-4 और मारने चाहिए थे। देखो, हनुमान बेनीवाल जी, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी जननेता है और वो यह गलत है कि उनको केवल जाट समाज तक सीमित रखना गलत है। वो सर्व समाज के नेता है, सर्व समाज की गरीब पीड़ित दलित की आवाज़ वो बुलंद करते हैं और उन्होंने जो बोला है वो सच बोला है उन्होंने। क्योंकि जब नागौर में अमित चौधरी की ड्यूटी थी तो उन्होंने बेवजह वहाँ के किसानों को परेशान किया, वहाँ के मजदूरों को परेशान किया। तो हनुमान बेनीवाल जी उनकी हकीकत से रूबरू थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इनके एक नहीं 4 थप्पड़ पड़ने चाहिए। अगर मैं होता तो एक नहीं 4 थप्पड़ इनके मारता, क्योंकि उनको पता है अपराधी व्यक्ति है, ये कहीं किसी भी लेवल से एसडीएम कहलाने लायक नहीं है और ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हनुमान बेनीवाल जी को, कितनी बेबाक बोल वो बोलते हैं और कहीं भी उनके अंदर हमको जातिवाद देखने को नहीं मिलता। जी
वहीं बात करते हैं कल की डेट में जो ज्ञापन वगैरह दिए गए थे जिला स्तर पर, और एक ही नारा लगाया गया था, नरेश मीणा को रिहा करो। तमाम जगह जितने भी ज़िले हैं, जिला स्तर पर राजस्थान के अंदर तमाम जिले पर और राजस्थान से बाहर भी ज्ञापन दिया गया, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के श्योपुर है, मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से ज्ञापन दिया गया, इधर मारवाड़ से भी ज्ञापन दिए गए, और राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में हर जिले में उनके लिए ज्ञापन दिए गए। देखो, कोई भी गलत व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, लेकिन जो लगता है कि यार ये इसमें सच्चाई है, तो कोई भी व्यक्ति उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल मीणा समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया, गुर्जर समाज के लोगों ने भी ज्ञापन दिया, कुछ जाट समाज के भी उनके समर्थन में आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के भी उनके समर्थन में आ रहे हैं। हर समाज के व्यक्ति नरेश मीणा के समर्थन में खड़ा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यह लोकतंत्र में सरासर गलत है, क्योंकि सरकारें, मैंने आपको पहले भी बताया था, मजबूत लीडर को सरकारें पसंद नहीं करती। अभी रविंद्र वाटी जी को देख लीजिए, रविंद्र वाटी जी ने अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी से चुनाव लड़ा, एमएलए बन गए, तो अब वो ओरण के लिए, ओरण यानी अरण्य जंगल के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे, जल जंगल ज़मीन के लिए। तो वहाँ पर सरकार के द्वारा उन पर कानून के द्वारा दबाव बनाकर केस दर्ज करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सरकारें तो चाहेगी कोई भी स्वतंत्र लीडरशिप आगे उभर के नहीं आए, ना तो हनुमान बेनीवाल जी पनपे, ना राजकुमार रोत पनपे, ना रविंद्र वाटी पनपे, ना रिंकू मीणा पनपे, ना नरेश मीणा पनपे। तो ये तो सब चाहते हैं कि कोई स्वतंत्र लीडरशिप, कोई मजबूत लीडरशिप सामने नहीं आए। अब नरेश मीणा जी ने, मेरे को नहीं लगता कोई इतना बड़ा क्राइम कर दिया, क्योंकि ये लेकिन इतना से उनकी गलती है कि वो एक निर्दलीय थे, और जो अब से पहले जो घटनाएं घटी है, जैसे अशोक चांदना जी थे, अशोक चांदना जी ने ऑन ड्यूटी कर्मचारी के थप्पड़ मारा था, लेकिन वो तो जेल नहीं गए क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से थे। जैसे हमारे सीपी जोशी थे, प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, जो चित्तौड़गढ़ के सांसद साहब हैं, उन्होंने ऑन ड्यूटी कर्मचारी के थप्पड़ मारा था, लेकिन वो तो जेल नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से थे। तो सीधी सत्य बात निकल के यह आती है, अगर आप किसी बड़े राजनीतिक दल से है, आप बड़े राजनीतिक दल से बड़ा ओहदा रखते हैं, तो आप पे कोई कानून कार्रवाई नहीं होगी। आप निर्दलीय है, आप किसान के परिवार से है, गरीब के परिवार से है, तो आप पे निश्चित कार्रवाई होगी। मुझे बात करते हैं, जब से नरेश मीणा गिरफ्तार हुआ है, तो उसके बाद में जो नरेश मीणा के पुराने रिकॉर्ड हैं, जो एफआईआर है, वो खकोड़ी जा रही है। वो एफआईआर उन्होंने चोरी तो नहीं की, कभी उन्होंने डकैती तो नहीं डाली, कभी उन्होंने किसी का मर्डर तो नहीं किया। जन हितैषी सारे मुद्दे हैं, जनता के संघर्ष के लिए सारे मुद्दे हैं, उनके हमने सारे रिकॉर्ड उठा के देखे हैं। कभी किसी को न्याय दिलाने के लिए, छात्रवृत्ति दिलाने की एक लड़ाई लड़ी थी राजस्थान विश्वविद्यालय में उन्होंने, उसके मुकदमे है। कभी किसी को खाद नहीं मिल रहा किसानों को, तो उसके मुकदमे है। तो जनहित के मुद्दे नरेश मीणा पे मुकदमे नहीं है, वो जनता के मुकदमे है भाई। और अभी भी मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे एक मंत्री साहब है हमारे समाज के ही, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि नरेश ने अपनी लड़ाई के लिए जनता को उसमें झोंक दिया। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नरेश मीणा की ये अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, यह उस गांव की लड़ाई थी जिसको मतदान केंद्र 85 किलोमीटर दूर कर दिया था, जबकि उनका मतदान केंद्र उनके नज़दीक होना चाहिए था। तो वो उन्होंने वोट का बहिष्कार कर रखा था। तो नरेश मीणा उनकी लड़ाई में उनका साथ देने गया था, ना कि नरेश मीणा का व्यक्तिगत कोई झगड़ा था, ना कोई धरना था, ना कोई प्रदर्शन था, उसमें उनका साथ देने गया था। और मैं जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अगर आज नरेश मीणा जैसे शख्सियत के साथ में आप खड़े नहीं होंगे, आपकी लाख दुश्मनी है नरेश मीणा से, आपका लाख बैर है, आपके लाख विचारधारा उनसे नहीं मिलती, लेकिन अगर जन नेता के साथ में, जो जनता के लिए लड़ता है, अगर उसके साथ में आप लोग खड़े नहीं होंगे पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, तो भविष्य में कोई भी नेता तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि आज हमने उनको अकेला छोड़ दिया, तो भविष्य में कोई भी नेता लड़ाई लड़ने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई जनता की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब जनता ही हमारा साथ नहीं दे रही तो क्यों लड़े हम इनकी लड़ाई। वही बात करते हैं, 14 दिन के लिए नरेश मीणा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या लगता है, नरेश मीणा 23 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है रिहा हो पाएंगे? फिर कैसे, क्या लगता है? जिस तरीके से जन आंदोलन उठ रहा है पूरे प्रदेश में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश से, मारवाड़ से, महाराष्ट्र से, राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से उनके समर्थन में जन समर्थन जनता खड़ी हो रही है, तो उस तरीके से तो एक ही शब्द कहूँगा कि जेल का ताला टूटेगा, नरेश मीणा छूटेगा। वहीं बात करते हैं नरेश मीणा प्रकरण को लेकर के, थप्पड़ नरेश ने मारा, खाया एसडीएम ने, और विधायकों को भी कुछ ऐसी सोशल मीडिया पे ऑडियो सुनने को मिल रही है, कोई गाली दे रहा है, क्या कहना चाहोगे इस पे? वो प्रायोजित, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने, आप उड़ला जी की बात कर रहे हो, मैं समझ गया, वो प्रायोजित थी पूरी। अच्छा।
जो हुड़ला जी है वो ड्रामेबाज के रूप में पूर्वी राजस्थान में फेमस है और एक ढोंगी तरीके की राजनीति वो करते हैं। तो जहाँ तक अमान ने आंतरिक सूत्रों से पता किया है तो उन्होंने ही उस शख्सियत को दारू पिलाने के पैसे दिए थे और उन्होंने ही गाली दिलवाई है। लेकिन बात यहाँ बढ़ गई क्योंकि उन्होंने उनको ओनली उल्टा सीधा बोलने के लिए कहा था, लेकिन उनके दारू ज़्यादा चढ़ गई तो वो ज़्यादा बोलने लग गए, ज़्यादा माँ बहन पर आ गए। तो इस तरीके की किसी बड़ी शख्सियत को, डॉक्टर साहब को बदनाम करने का इस तरीके का प्रयास नहीं होने चाहिए। जो सत्य है, जो तथ्य है, उन्हीं के आधार पर हमको बात रखनी चाहिए। आप कैसे कह सकते हो कि ये उड़ला के दवारे ही पैसे दे करके वो किया गया है? उनका इतिहास रहा है ना साहब। अपन कोई किसी व्यक्ति को जिस तरीके से कोई पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं तो सबको पता लग जाता है ऑलरेडी। अगर नहीं थी सच्चाई तो उनको जैसे ही कॉल आया उनकी रिकॉर्डिंग कैसे शुरू हो गई, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे शुरू हो गई, उनको क्या पता था उड़ला जी को कि भाई ये गाली ही देगा, इसकी रिकॉर्डिंग करना आवश्यक है। तो सवाल तो उठते हैं ना साहब। वही बात करते हैं इलेक्शन और समरावता गांव के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। उस नुकसान के भुगतान की बात करते हैं। कौन भुगतान करेगा उसकी बात करते हैं? सरकार करेगी। क्या लगता है? सरकार करना चाहिए, सरकार को, जिम्मेदार सरकार है, सरकार को करना चाहिए। वहाँ पर विजय बैंसला जी आए थे, वो कह के गए थे। हमारे आदरणीय गृह राज्य मंत्री बेडम जी ने भी कहा, जवाहर सिंह बेडम जी ने भी, डॉक्टर साहब ने भी कहा है। वही गृह राज्य मंत्री से आज किरोड़ीलाल मीणा भी मिले हुए हैं। देखो डॉक्टर साहब की मजबूरियाँ है, हम डॉक्टर साहब के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोल सकते। क्योंकि क्या लगता है सर, डॉक्टर साहब ये स्पेशल नरेश के लिए मिल रहे हैं? क्या लगता है? डॉक्टर साहब स्पेशल नरेश के लिए नहीं मिल रहे। नरेश जी तो वैसे नरेश जी उनके अब पहले कार्यकर्ता रहे थे, लेकिन अभी वो सचिन पायलट साहब के कार्यकर्ता है, उनकी टीम में है। लेकिन वो एक आम जनप्रतिनिधि के लिए वो मिल रहे हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा होता है तो गलत है। डॉक्टर साहब समरावता की जो आम जनता है, सर्व समाज की, उनके लिए मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब जो पुलिस प्रशासन ने जो गलत किया है, रात के अंधेरे में जो जलियांवाला कांड दोहराने की जो कोशिश की गई है, उसके खिलाफ मिल रहे हैं। उसकी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे वो, क्योंकि सीबीआई जांच में तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दखल रहता है। न्यायिक जांच रिटायर्ड जज के सानिध्य में होता है। तो डॉक्टर साहब ने न्यायिक जांच की मांग की है और मुझे लगता है कि उनकी मांग को सीरियस लिया जाएगा और न्यायिक जांच होगी। इनको जो एक सवाल हो रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो फुटेज वहाँ की वायरल हो रही है, सीसीटीवी की। वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी हैं जो पत्थर मारते हुए, दीवार को तोड़ते हुए वायरल हो रहा है। क्या कहना चाहोगे, किसी नज़र देखते हो उस पर? मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, अब तक हमने राजस्थान के इतिहास में देखा है कि कोई आंदोलनकारी पत्थर बरसाता है, कोई आंदोलनकारी गाड़ी जलाता है, कोई आंदोलनकारी हिंसा करता है। लेकिन राजस्थान के नहीं, पूरे देश के इतिहास में पहली बार देखा गया है कि राजस्थान पुलिस के नुमाइंदों ने वहाँ पर गाड़ियाँ जलाई, राजस्थान पुलिस के नुमाइंदों ने वहाँ पर हिंसा फैलाई, ग्रामीणों को पीटा। जो एक तरीके से गर्भवती महिला थी, उनके पेटों पर लात मारी गई। इतने निर्मम अत्याचार वहाँ पर किया गया, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। रक्षा करने वाले भक्षक बन गए सर। बिल्कुल रक्षक ही भक्षक बन गए, बिल्कुल रक्षक ही भक्षक बन गए। राजस्थान पुलिस का एक ध्येय वाक्य है, आपको मालूम होगा कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। लेकिन जब समरावता कांड को जब लोगों ने देखा, जब आमजन ने देखा, तो अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय, ये क्रियाकलाप राजस्थान पुलिस ने वहाँ पर किया है। अपनी जो है जो ध्येय वाक्य है उसको बदल के रख दिया। किस तरीके से वीडियो में आया है, वहाँ पर एक टीवी चैनल ने दिखाया भी था वहाँ पर कि किस तरीके से पत्थर फेंके जा रहे हैं, गाड़ियाँ जलाई जा रही है। तो पुलिस का काम रक्षा करने का है, शांति बनाने का, कानून व्यवस्था को बनाने का है। तुम खुद कानून को धत्ता बता रहे हो। तो एक तरीके से ये बहुत ही निंदनीय है। राज्य सरकार को न्यायिक जांच करवाकर ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। वही बात करते हैं, 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है इलेक्शनों का। क्या लगता है, देवली उनेरा से बात करते हैं तो? देवली उनेरा से देखो, हम भविष्यवक्ता तो नहीं हैं, फिर भी आप लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नरेश मीणा जी के पक्ष में आ रहे हैं। करीबन 12 बजे के बाद में थप्पड़ दिया गया, उसके बाद में सुनने में आया कि वहाँ का पूरा माहौल बिगड़ गया। थप्पड़ दिया क्यों गया, उस बात पर चर्चा होनी चाहिए ना सब। थप्पड़ देने की स्थिति पैदा क्यों हुई? थप्पड़ देने की स्थिति पैदा इसलिए हुई
कि अब तो खुलकर सामने आ गया कि वो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसके डीएनए में अपराध करना है। जब किसानों को इस तरीके की भाषा में वो लैंग्वेज में बात करता है, जब वो एक किसी दलित महिला के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार करता है, तो वहाँ पे भी कुछ न कुछ उसने घटनाक्रम किया है। तो वहाँ पे जब पूरे गांव वालों ने यह सोच कर रखा है कि भाई हमें 85 किलोमीटर बहुत दूर नहीं डालना चाहते, हमको हमारे कलेक्टर साहिबा आए सौम्या जाजी और आश्वासन दे दे कि भाई आपका जो मतदान केंद्र हमारा यहाँ कर दिया जाएगा तो हम मतदान कर देंगे। लोकतंत्र में मतदान करना भी चाहिए, हम खुद समर्थक है, 100% मतदान होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन जब पूरे गांव ने बहिष्कार कर रखा है, बहिष्कार का मतलब होता है एक सिंगल वोट भी उस पोलिंग बूथ पर नहीं डलना चाहिए। तो एक तरीके से ज़बरदस्ती पूरी तानाशाह वहाँ पर एसडीएम साहब ने, अमित चौधरी जी ने की है। एसडीएम तो बोल रहे हैं मेरे को आदेश आए थे ऊपर से। तो आदेश आओगे तो आप तानाशाही करोगे। एक वोट से सत्ता बदल जाती है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, एक वोट से सीपी जोशी चुनाव हार गया था। एक वोट से क्या नहीं होता, एक वोट से हार जीत होती है। आप एक वोट दिला के क्या साबित करना चाहते हो? बोल रहे हैं कि मैं तो मदद कर रहा था लोगों की। ये मदद होती है। आप बिना उसके आइडेंटिटी कार्ड के, बिना पहचान पत्र के आप वोट दिलवा रहे हो। फर्जी मतदान जिसको कहेंगे आप। ज़बरदस्ती उसको धमकी दे रहे हो जेल में डालने की, उसकी नौकरी छीनने की, उसका नौकरी छीनने की आप धमकी दे रहे हो और फिर आप वोट डलवा रहे हो। ये कहाँ तक जायज़ है?